साल 1931 के तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब परिवार में जन्मा एक लड़का, जिसके घर लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। परिवार को 2 वक्त की रोटी तक मुश्किल से मिलती थी। ना पैरों में चप्पल थी और ना ही सर पर पक्की छत। वो देखता था आसमान में उड़ते पंछियों को और देखता था एक सपना उड़ने का, जिसे उसने समुद्र के किनारे बैठकर देखा था। इस बात से बिल्कुल अनजान कि यही लड़का एक दिन भारत को अंतरिक्ष में पहुंचा देगा, परमाणु महाशक्ति बना देगा और खुद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महान नायक बन जाएगा। ये कहानी है इंडिया के मिसाइल मैन, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। एक ऐसी शख्सियत जिसके 0 हेटर्स थे, जिनके मुंह से निकला हर एक शब्द आज के युवा के लिए सबसे बड़ी सीख है और जिनका पूरी दुनिया इतना सम्मान करती थी कि 26 मई 2005 को जब कलाम साहब ने स्विट्जरलैंड में कदम रखा ना, तो उनके सम्मान में वहां की गवर्नमेंट ने उस दिन को साइंस डे डिक्लेयर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से कमरे से निकलकर भारत के प्रेसिडेंट बनने तक का उनका सफर इतना मुश्किल था कि कोई आम आदमी बीच में ही दम तोड़ दे। इनफैक्ट कलाम साहब ने भी एक बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी। आज हम सर एपीजे अब्दुल कलाम जी की इसी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देगी। कलाम का जन्म 1931 में रामेश्वरम में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाते थे, जिससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। एक छोटे से कमरे वाले घर में कलाम अपने 4 भाई बहन और माता पिता के साथ रहते थे और शाम होते ही उनके घर घना अंधेरा छा जाता था। बस जो हल्की सी रोशनी आती थी वो होती थी चांद की रोशनी, और कभी कभार लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदा जाता था, जिसका भरपूर इस्तेमाल वो रात में पढ़ाई के लिए किया करते थे। और उनके माता पिता भी खुद अंधेरे में बैठकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए लालटेन दे देते थे। बचपन से ही कलाम को सीखने में बहुत दिलचस्पी थी। जब 8 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि उनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक ऐसे टीचर हैं जो 5 साल के बच्चों को फ्री में गणित पढ़ाते हैं, लेकिन उनका एक नियम था कि वो सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो नहा कर आएंगे। तभी 8 साल के कलाम ने ठान लिया कि वो मैथ्स तो सीख कर रहेंगे। ऐसे में ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश, वो हर सुबह ठंडे पानी से नहाकर और तैयार होकर मास्टर जी के पास पढ़ने चले जाते थे और बहुत जल्द वो सीखने की प्रक्रिया को मास्टर करने लगे। लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई से संतुष्ट नहीं थे, वो परिवार की मदद करना चाहते थे। इसीलिए 10 साल की उम्र में उन्होंने पूरे गांव में अखबार बांटना शुरू कर दिया। कलाम साहब हर सुबह अपनी साइकिल पर रेलवे स्टेशन जाते, वहां से दीनामनी नाम के अखबार कलेक्ट करते और पूरे गांव के घर घर में अखबार पहुंचाते। इस दौरान भी वो चलते चलते पूरा अखबार पढ़ लेते थे। वहीं वो अपनी दोपहर मणिकन की लाइब्रेरी में बिताते और ज्ञान की खोज में किताबों, पुराने अखबारों और लिटरेचर के पन्ने पलटते रहते। कलाम साहब कहते थे, हमेशा बड़े सपने देखो क्योंकि छोटे सपने देखना अपराध है। लेकिन वो यहां नहीं रुके। समुद्र किनारे घंटों बैठकर उन्होंने आसमान में उड़ते पंछियों को देखा और एक सपना देखा, पायलट बनने का। वो कहते थे, सपने तभी सच होते हैं जब हम उन्हें देखना शुरू करते हैं। लेकिन इस सपने की राह में इतने कांटे बिछे थे कि आगे बढ़ते हुए उनके पैर ही छिल गए, जिसमें सबसे बड़ा कांटा था आर्थिक तंगी। इस सपने को पूरा करने के लिए उनके परिवार ने भी हर संभव कोशिश की। 1951 में उन्हें सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए उनकी बड़ी बहन ने अपने सोने के कंगन गिरवी रख दिए। कलाम साहब ने भी पूरी मेहनत से पढ़ाई की और यहाँ से फिजिक्स में डिग्री लेकर वो 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) पहुंचे, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने। यहाँ वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, मगर समय बीता जा रहा था और प्रोजेक्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, जो देखकर एक बार कॉलेज के डीन काफी गुस्सा हो जाते हैं और उन्होंने गुस्से में अब्दुल कलाम जी से कहा कि अगर तुमने 3 दिन में ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। जिससे वो इतना घबरा गए कि अगले 3 दिन तक उन्होंने बिना रात की नींद दिए दिन रात उस प्रोजेक्ट पर काम किया और उसे कंप्लीट कर दिया। जो देख डीन काफी खुश हुए और उन्होंने कलाम से कहा कि मैं जानता था कि तुम में वो काबिलियत है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहन करने की क्षमता है या नहीं। और इसी घटना से उन्हें काफी आत्मविश्वास मिला। लेकिन वो कहते हैं ना, सब कुछ आसानी से मिल जाए तो कोई महान न बन पाए, और उन्हें महान बनाने के लिए ही कुदरत ने उनकी राह में एक और बड़ा ट्विस्ट लाया। जी हाँ, उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम दे दिए और इंटरव्यू देने देहरादून चले गए। लेकिन बदकिस्मती से वायुसेना में सिर्फ 8 वैकेंसीज थीं और कलाम साहब को 9th रैंक मिला और वो अपने पायलट बनने के सपने को हकीकत बनाने में फेल हो गए। उस वक्त वो नौजवान अपनी आंखों के सामने हर उम्मीद को टूटते हुए देख रहा था। दुख, दर्द और पीड़ा इतनी थी कि उन्हें अपनी जान लेने तक के ख्याल आए।
उस वक्त वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में चले गए और एक दिन वो गंगा किनारे टहल रहे थे। उस वक्त उनके दिमाग में नदी में कूदने के ख्याल भी घूम रहे थे, मगर तभी उन पर स्वामी शिवानंदा की नजर पड़ी। उन्होंने कलाम के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? सुनकर कलाम की आंखें भर आईं और उन्होंने स्वामी जी को पूरी बात बताई कि मेरी बहन ने मुझे पढ़ाने के लिए अपने गहने गिरवी रखे थे, लेकिन मैं फेल हो गया। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं क्या करूं। तब स्वामी जी ने उन्हें कहा कि बेटा तू असफल नहीं हुआ है, ऊपर वाले ने तेरे लिए और कुछ बड़ा सोचा है, इसीलिए उदास मत हो। वापस जा और कुछ नया करने की कोशिश कर, क्योंकि जीवन में हर रोज सूरज निकलता है और नया सवेरा होता है। स्वामी जी की इस बात से अब्दुल कलाम सर को काफी हिम्मत मिली और उन्होंने वापस आकर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ज्वाइन कर लिया। लेकिन यहाँ छोटे मोटे प्रोजेक्ट पर काम करके वो खुश नहीं थे। इसी बीच उनकी मुलाकात विक्रम साराभाई से हुई, जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम की काबिलियत से खुश होकर उन्हें अपना स्टूडेंट बना लिया और इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च इनकोस्पार में ट्रांसफर मिल गया, जहां उनका पहला मिशन था भारत के पहले रॉकेट की उड़ान भरना। लेकिन शुरुआती स्टेज में होने के कारण इनकोस्पार के पास ना तो कोई वर्कशॉप थी और ना ही कोई ऑफिस। हर चीज कठिन लग रही थी। इसे अंजाम देने के लिए उन्हें सबसे पहले एक जगह चाहिए थी। कलाम साहब और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने केरला के थंबा गांव में एक चर्च को अपना वर्कशॉप बना लिया और वहां के फादर के घर को अपना ऑफिस। फिर सरकार से मिले थोड़े बहुत पैसों से उन्होंने बकायदा पूरे रॉकेट को ही बना डाला। लेकिन यहाँ पर उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। तभी उन्होंने रॉकेट के पूरे पार्ट्स को डिसमेंटल किया और सभी टुकड़ों को बैलगाड़ी और साइकिल की मदद से लॉन्च पैड तक पहुंचाया। आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फाइनली इन मुश्किलों के बाद 21 नवंबर 1963 को यह रॉकेट लॉन्च करके भारत ने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मिसाइल मैन जिन्होंने इस देश को उसकी असली ताकत दिखाई, उनका नाम मिसाइल मैन एक सक्सेसफुल नहीं बल्कि एक फेल प्रोजेक्ट से पड़ा था। जी हाँ, तो हुआ यह था कि साल 1959 में डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च प्रोजेक्ट SLV-3 के डायरेक्टर बने। मगर उस वक्त जनता को स्पेस में जाने की अहमियत पता ही नहीं थी। इसीलिए लोगों ने कई सवाल उठाए और उन्हें इस मिशन के लिए काफी कम बजट मिला। लेकिन फिर भी सर APJ अब्दुल कलाम इस मिशन के लिए इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे कि उन्होंने अपने करियर में एक भी वीकेंड ऑफ नहीं लिया, कोई छुट्टी तक नहीं मनाई और खून पसीने से SLV-3 को तैयार किया। इसी बीच उनके पिता की मौत हो गई, लेकिन वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपनी निजी जिंदगी से ऊपर रखते हुए पूरा किया। लेकिन जब अगस्त 1979 में उनकी 10 साल की मेहनत की असली परीक्षा हुई, यानी कि रॉकेट लॉन्च हुआ, तब यह सितारों को छूने के बजाय बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। उस वक्त लोगों ने उन्हें काफी ताने मारे, बहुत खरी खोटी सुनाई। ऐसे में किसी भी इंसान की हिम्मत टूट सकती है, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों पर ध्यान दिया और सिर्फ एक साल के अंदर 18 जुलाई 1980 के दिन SLV-3 रोहिणी का सक्सेसफुल लॉन्च करके उन्होंने भारत का झंडा अंतरिक्ष में लहरा दिया। इस नई सक्सेस ने उनके स्टेटस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे दी, जिसके बाद उन्होंने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे कि अग्नि और पृथ्वी के प्रोजेक्ट्स को भी सक्सेसफुली पूरा किया, जिसकी वजह से उन्हें साल 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन जिस उपलब्धि के लिए उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया वो था पोखरण 2। जी हाँ, सर अब्दुल कलाम, भारत के कुछ और महान वैज्ञानिकों और इंडियन आर्मी की टीम ने मिलकर अमेरिका की सैटेलाइट की आंखों में धूल झोंककर भारत का दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इसी के साथ भारत एक न्यूक्लियर सुपर पावर देश बना था। इस नई उपलब्धि ने भारत को बाकी सभी देशों से डिफरेंशिएट कर दिया और उसे एक प्रीमियम पोजीशनिंग भी मिल गई। आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि कलाम साहब कुछ समय के लिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा में भी ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे। वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा गैप स्पॉट किया। वहां की मैनेजमेंट उन्हें देखकर इतनी इम्प्रेस्ड हो गई थी कि उन्होंने कलाम सर को नासा में जॉब ऑफर कर दिया और कहा कि हमें आपके जैसे ही तो टैलेंट की जरूरत है और वैसे भी आपके भारत में रखा क्या है। लेकिन कलाम ने यहाँ एक अलग रास्ता चुना। वो मुस्कुराए और इंडिया को स्पेस तक पहुंचाने की जिद के साथ वापस लौटे और अपनी जिद को पूरी भी किया। और इवन नासा का कोई भी वैज्ञानिक उनसे नफरत या जलन महसूस नहीं करता, बल्कि अब्दुल कलाम सर तो उनके भी रोल मॉडल हैं। इसी तरह कुछ साल बीते और फिर आया 25 जुलाई 2002 का वो ऐतिहासिक दिन जब सर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने। लेकिन आपको यह जानकर गर्व होगा कि उन्होंने कभी अपनी प्रेसिडेंट सैलरी नहीं ली, बल्कि उसे गरीब और पिछड़े हुए गांव में डोनेट कर दिया ताकि वहां भी स्कूल बने
और वहां बड़े सपने देखने वाले किसी बच्चे को उनके जैसा संघर्ष ना करना पड़े। मगर फिर 27 जुलाई 2015 के दिन हमने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन सर एपीजे अब्दुल कलाम आज भी हमारी यादों में जिंदा हैं और उनकी बात करते ही आंखें खुशी के आंसुओं से भर आती हैं। इसीलिए आज मेरे लिए नहीं बल्कि उनके ट्रिब्यूट में हम इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कलाम साहब की तारीफ में 2 शब्द जरूर लिखिए। कुछ नहीं तो मिसाइल मैन की जय हो यह लिखिए। हम उम्मीद करते हैं कि संघर्ष से भरी इस कहानी से आपको काफी हिम्मत मिली हो। अगर आप भविष्य में ऐसे ही स्ट्रगल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो रीड रिकैप रिपीट को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो के एंड में कलाम साहब की कुछ बातें कहना चाहूंगा। वो कहते थे, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब समझ लेना कि आप कामयाब हो चुके हो, और इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ के जाते हैं।